बता रहे थे ज्ञानेश्वर जी, और जो आपने कहा ना, सोते जागते सचमुच जनसुराज की चर्चा हो गई है 1 महीने 2 दिन में। आप सोशल मीडिया देखिए, सिर्फ मेरे टाइमलाइन की बात नहीं है, मेरे एक्स हैंडल पर टाइमलाइन की बात नहीं है, मेरे फेसबुक पेज की बात नहीं है। हर जगह सोशल मीडिया में प्रशांत किशोर की चर्चा है, हर जगह जनसुराज की चर्चा है। और इतने हैंडल्स बने हुए, इतने पेजेस बने हुए, आपने खुद ही बताया था जिस समय आप पोल कर रहे थे उस समय, कि इतने पेजेस बने हुए हैं, इतने इंडिविजुअल्स लोग एक्टिव हैं सोशल मीडिया में, और जनसुराज की चर्चा है, लोग उससे जुड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब पेड लोग हैं या बोट्स के थ्रू हो रहा है, वो लोग जुड़ रहे हैं उसके साथ, लोग जुड़े हुए हैं, लोगों के कमेंट पढ़िए, वो जिंदा लाइव लोग हैं, बॉट्स नहीं है वो। तो इसका मतलब चर्चा तो शुरू हो गई है, पूरे बिहार में चर्चा हो रही है, जहां पदयात्रा की वहां तो चर्चा हो ही रही थी। अब आइए इन 4 सीटों की बात करें, इन चारों सीटों पर, सिर्फ 2 सीटों पर नहीं, चर्चा तो चारों पर हो रही है, 2 सीटों पर तो ये स्थिति है कि लड़ाई कौन लड़ रहा है। बिल्कुल। अरे जैसे 4 सीटों पर बात करें, उसके पहले यह भी बात कर लें कि देखिए सेंधमारी कैसे हो रही है और बचा नहीं पा रहे हैं लोग। आरजेडी का डाटा चोरी हो गया, 4 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं का, उनमें विशेषकर मुसलमान हैं। आरोप लगा रहे हैं कि जनसुराज वाले ने कर दिया। अरे भाई, आप अपने घर को देखो, आपके घर में सेंधमारी कैसे हो जा रही है। पहले जगदानंद कह रहे थे कि उनके कार्यकर्ताओं को प्रभावित किया जा रहा है, अब आपके घर से ही डाटा चोरी हो जा रही है। तो मालिक आप हो, चोरी को नहीं बचाओगे तो फिर कैसे बचाओगे पार्टी को और कैसे बचाओगे क्षेत्रों को? जब लोग छोड़ करके जा रहे थे आरजेडी को, तो जगदानंद सिंह को चिट्ठी लिखनी पड़ी थी, और चिट्ठी लिख करके प्रशांत किशोर की जाति बता करके, तो किसी भी अच्छे मतलब सधे हुए राजनेता की तो भाषा हो नहीं सकती है कि आप दूसरी एक पार्टी के एक नेता को, जो अपनी जो कह रहे हैं कि हम जाति की राजनीति नहीं कर रहे हैं, उसकी जाति बता करके आप राजनीति कर रहे हैं। तो वो आपने किया था, ये ब्लंडर था, वो गलती की थी जगदानंद सिंह ने। और अब जब डाटा चोरी हो गया आपका, तो आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने या उनकी टीम ने हैक करके तो डाटा चुराया नहीं है, आपके ऑफिस से किसी ने डाटा लीक किया हुआ है। तो वो आपका अपना, जो आपने कहा, ठीक कहा कि उनका घर नहीं संभल रहा है, कि आपका डाटा लीक हो गया, आपके 4 लाख जो सक्रिय कार्यकर्ता और पदाधिकारी वगैरह तमाम है, सबका पता, फोन नंबर, सारी चीजें लीक हो गई। अब दूसरे किसी को मतलब नहीं है। बीजेपी जेडीयू तो अपने आप ऐसा लगता है कि डायनासोर के जमाने की पार्टी है। यहाँ दिल्ली में नरेंद्र मोदी और उनकी टीम, अमित शाह की टीम आईटी का इतना इस्तेमाल करती है, और बिहार की बीजेपी की टीम आईटी का इस्तेमाल ही नहीं करती है, न बीजेपी की टीम करती है, न जेडीयू की टीम करती है। तो उनको कोई मतलब नहीं था कि डाटा अवेलेबल है मार्केट में, डाटा कहीं उपलब्ध है आरजेडी के लोगों का। प्रशांत किशोर को एक मौका मिल गया, तो उनके डाटा के हिसाब से जब प्रशांत किशोर की टीम ने लोगों को फोन करना, मैसेज करना, जब लोगों को जोड़ना शुरू किया, तब ये बात खुली कि भाई ये तो सारा डाटा दूसरे लोगों के पास चला गया। तो ये सब चुनावी राजनीति में इस तरह की लापरवाही जो आरजेडी ने की है, उसका फायदा कोई ना कोई तो उठाएगा ना, जो होशियार होगा वो फायदा उठाएगा। तो आज प्रशांत किशोर उसका फायदा उठा रहे हैं। अब अगर 4 सीटों की बात करें, चारों सीटों पर चर्चा हो रही है प्रशांत किशोर की। इसके पहले कोई पार्टी ऐसी नहीं होती थी कि तीसरी पार्टी की चर्चा नहीं होती थी। जब तमाम बड़ी पार्टियां, बिहार की हर बड़ी पार्टी किसी न किसी गठबंधन का हिस्सा है, और उस गठबंधन का मुकाबला हो रहा है, कहीं किसी गठबंधन का कोई बड़ा बागी भी नहीं लड़ रहा है, तो चर्चा नहीं होनी चाहिए थी तीसरे उम्मीदवार की, या तीसरे पक्ष की चर्चा नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन रामगढ़ और तरारी में भी प्रशांत किशोर की चर्चा है, और ऐसा नहीं है कि अब प्रशांत किशोर को कोई संभावना इमामगंज और बेलागंज में दिख रही है तो उन्होंने तरारी और रामगढ़ छोड़ दिया है। वहां भी वो पूरी मेहनत कर रहे हैं, वहां भी पूरी मेहनत कर रहे हैं, चारों कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो पूरा दम लगा रहे हैं, क्योंकि चैलेंज उन्होंने ही किया है। देखिए, एक बात तो समझ लेनी चाहिए है हर आदमी को, कि अगर नीतीश कुमार एक सीट नहीं जीत पाते हैं तो नीतीश कुमार की सेहत पर कोई फर्क अभी नहीं पड़ना है, या आरजेडी की अपनी सीटें हैं वो नहीं जीत पाती है, सीपीआई एमएल नहीं जीत पाती है, तो उसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ना है। सीपीआई एमएल की 12 सीटें हैं, एक नहीं जीतेंगे तो 11 रह जाएंगी, या जेडीयू की 45 हैं तो 44 रह जाएंगी, इससे ज्यादा फर्क नहीं होना। लेकिन अगर प्रशांत किशोर नहीं जीतते हैं, तो जैसा उन्होंने खुद ही कहा है, मोराल पर बहुत असर पड़ेगा। उन्होंने चूंकि खुद ही एक चैलेंज ले लिया है। आप देखिए, हम लोग एक प्रतीक के रूप में या एक एग्जाम्पल देके समझाएं हम, तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 सीटें मिली, वो कोई कम सीट नहीं थी। लगातार तीसरी बार के चुनाव में 240 सीटें मिलना अपने आप में बड़ी बात थी, तीसरी बार सत्ता में आना। लेकिन चूंकि बीजेपी ने खुद ही 400 सीट का गोल सेट कर दिया था, तो 240 को माना गया कि हार गया, और पूरी पार्टी डिमोरलाइज रही कई महीनों तक, जब तक हरियाणा नहीं जीते तब तक डिमोरलाइज रहे। तो चूंकि आपने 400 का गोल सेट किया था, अब प्रशांत किशोर ने एक गोल सेट कर दिया है कि हम इस बार 2025 को सेटल कर देंगे 2024 में ही। तो इसीलिए उनसे उम्मीदें ज्यादा हो गई हैं, और अगर रिजल्ट उसके अनुकूल नहीं आएगा तो ये बड़ा डिमोरलाइजिंग होगा उनके लिए भी, और उनके कार्यकर्ताओं के मनोबल पर भी असर डालने वाला होगा। इसलिए अगर हम लोग अगर सरलीकरण करके कहें, सिंप्लीफाई करें कि किसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है ये चुनाव,
तो सबसे महत्वपूर्ण प्रशांत किशोर के लिए, बाकी पार्टियों के लिए भी है महत्वपूर्ण, लेकिन सबसे अहम प्रशांत किशोर के लिए, इसीलिए उन्होंने सबसे ज्यादा ताकत भी लगाई। लेकिन एक बात और कही जा रही है अजीत जी कि देखिए प्रशांत किशोर यदि ठीक है कोई चुनाव न जीत पाए इस चुनाव में, लेकिन यदि उन्होंने स्थापित घरानों के परिवारीकरण को हरा दिया तो फिर 2025 में राजनीति करेक्ट होगी और परिवार के लोगों को टिकट देना सारी पार्टियों के लिए एकदम ठीक बात है। इस बात पर हम लोग एग्री हैं। हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी इस बात पर कि वो राजनीति की दिशा बदल सकती है इस चुनाव से, लेकिन इस चुनाव के नतीजों से। लेकिन अगर प्रशांत किशोर जीतते हैं, उनका उम्मीदवार जीतता है, तब ये जो जिस सिद्धांत को लेकर के वो आगे बढ़े हैं वो सिद्धांत तब स्टैब्लिश होगा। तब बाहुबली लोगों को टिकट नहीं देना है या परिवार के लोगों को टिकट नहीं देना है, ये दोनों चीजें स्टैब्लिश होंगी। दोनों गठबंधन मजबूर होंगे इस बात से पीछे हटने को जो परिवार का जो विशेषाधिकार माना जाता है कि अमुक सीट पर अमुक परिवार का विशेषाधिकार है, उसी का हक है, ये चीजें टूट जाएंगी, ये धारणा टूटेगी। लेकिन ये तब होगा जब प्रशांत किशोर जीतेंगे और ये उनका उम्मीदवार जीतेगा। दूसरी बात जो इसी से जुड़ी हुई बात जो हम पहले कह रहे थे वो ये है कि प्रशांत किशोर, हमने सबसे पहले हम लोगों ने ये बात कही थी प्रशांत किशोर की इस बात से असहमति जताते हुए कि अगर आप चुनाव हार गए तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप 2025 नहीं जीत सकते। आप जब सारी चुनाव जीत गए तो इस बात की गारंटी नहीं होगी कि आप उस समय जीत ही जाइएगा। तो ये दोनों स्थितियां नहीं होंगी। आप कैसा परफॉर्म करते हैं। एक तो क्या होता है कि राजनीति में ये भी देखा जाता है कि आप किस तरह से लड़े, कैसे लड़े किस तरह से, और आपको किस तरह का समर्थन मिला, किस वर्ग का समर्थन मिला। आजकल तो ये सारी चीजें सामने आ जाती हैं। ये तो ईवीएम की देन है कि आपको पता चल जाएगा कि किस इलाके से, किस समूह से, किस उम्र के उस लोगों से वोट मिला। पोस्ट पोल सर्वे भी होता है, पोस्ट पोल सर्वे प्रशांत किशोर भी कराते हैं। तो क्या रुझान आता है लोगों का, जाति टूटी कि नहीं टूटी। प्रशांत किशोर के इतने प्रयास से जाति टूटी कि नहीं टूटी। प्रशांत किशोर के इतने प्रयास से जो युवा आकांक्षी वर्ग है वो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स को छोड़ करके एक नई पार्टी की पॉलिटिक्स से जुड़ा या नहीं जुड़ा। जो मुद्दे प्रशांत किशोर ने उठाए हैं उन मुद्दों के प्रति लोगों का आकर्षण बना या नहीं बना। असली परीक्षा तो इन चीजों की होनी है। हम लोग 1, 2, 4 सीटों के चुनाव से कुछ बदलने की बात थोड़े कर रहे हैं। हम लोग तो ओवरऑल बिहार की राजनीति बदलने या बिहार की किस्मत बदलने की बात हो रही है। यहाँ बिहार का भाग्य बदलने की बात हो रही है। और प्रशांत तो सीधे तौर पर बच्चों की बात कर रहे हैं, वो तो जाति की बात कर ही नहीं रहे, बच्चों की बात कर रहे हैं। का बस्ता उनको चुनाव चिन्ह मिला हुआ है। उन्होंने कहा है कि बिहार को बदलने का रास्ता स्कूल के बस्ते से निकलेगा। और हम इस बात को कितने वर्षों से ये बात कहते आ रहे हैं कि तमाम चीजें ठीक है, रोजगार, उद्योगीकरण, कारखाने सब ठीक है, स्कूल कॉलेज सुधार दीजिए तो लंबे समय के लिए फिर बिहार अपने उस गौरवशाली अतीत को हासिल करने के रास्ते पर बढ़ जाएगा। बिहार को फिर अगर ग्रेट बनाना है तो शिक्षा की व्यवस्था को सुधारना होगा। और देखिए स्कूल का बस्ता प्रशांत किशोर को चुनाव चिन्ह मिल गया है, तो वो उस चुनाव चिन्ह को लेकर के, स्कूल के बस्ते को लेकर के प्रचार कर रहे हैं। और उन्होंने स्कूल के बस्ते के आसपास अपने नारे भी बनाए हैं, लोगों से कह रहे हैं कि इसी से रास्ता निकलेगा। तो ये बड़ी तस्वीर बननी है। छोटी तस्वीर है 4 सीटों के नतीजे, कौन 1 जीता, कौन 2 जीता, कौन कितना जीता। बड़ी तस्वीर ये है कि इसमें जो मुद्दे उठाए गए थे उन पर किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं बिहार के लोग। जाति की बाधा टूटती है कि नहीं, आकांक्षी वर्ग साथ में जुड़ता है कि नहीं। और उसमें एक बड़ा असर जो हम लोग पहले से चर्चा कर रहे हैं कि दिवाली छठ के लिए जो लोग आए हैं, छठ के बाद जो लोग रुकेंगे वो लोग क्या मैसेज डिलीवर करते हैं, वो अपने घर के लोगों को क्या समझाते हैं, वो लोग रुक के किसको वोट करते हैं, ये मैटर करता है। अब एक सीट पर भी हम लोग चाहें तो इस पर अलग अलग सीटों पर भी बात कर सकते हैं। अब देखिए बेलागंज की बात करते हैं। सबसे ज्यादा हॉट सीट बनी हुई है बेलागंज, सुरेंद्र यादव की सीट। तेजस्वी यादव की प्रतिष्ठा दांव पर तो है ही, सुरेंद्र यादव की ताकत की परीक्षा भी होनी है। लेकिन चुनौती किससे मिल रही है? रॉकी यादव की मां मनोरमा देवी चुनाव नहीं लड़ रही हैं, बिंदी यादव की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं और टिकट है जेडीयू का। और वहां चुनाव यूं कहिए कि जिस तरीके से अशोक चौधरी लड़ रहे हैं कि यह चुनाव अशोक चौधरी बनाम सुरेंद्र यादव का भी हो गया है। अब तो ललन सिंह भी पहुंच गए हैं, विजय चौधरी भी पहुंच गए, तमाम नेता पहुंच गए। लेकिन जो बेलागंज का सिनेरियो दिख रहा है कि देखिए आरजेडी जहां मुसलमान मतों के टूटने से परेशान है, वहीं जेडीयू को इस बात का खतरा लग रहा है। कुरमत्थू गांव है बेलागंज में, भूमियारों की राजधानी कही जाती है। चुन्नू शर्मा उसी गांव से, आज वहां ललन सिंह पहुंचे थे, विजय कुमार चौधरी भी पहुंच रहे हैं और कल प्रशांत किशोर जवाब देने जा रहे हैं। बहुत बड़ा टेंट तंबू गाड़ा गया है वहां। तो अब देखिए जेडीयू परेशान है कि भूमियार मत तो नहीं खिसक रहे हैं
और यदि मुसलमान खिसक रहे हैं तो भूमिहार कितना खिसक रहा है। बहुत लोग कह रहे हैं 8 तारीख को छठ का पारण और 8 तारीख को चुनाव के पहले का जुम्मा, इस दिन तय होगा। मुसलमान इंतजार कर रहे हैं भूमिहार चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, और भूमिहार इंतजार कर रहे हैं मुसलमान चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। नतीजा क्या होगा 1 2 3 पता ही नहीं। ये तो आखिरी समय तक, ये जब पूरा चुनाव होता है, जब आम चुनाव होता है तो एक वेव पता चल जाता है, एक वेव होता है एकदम सामने से, ओवरटली हो या अंडर करंट हो, वो पता चल जाता है। एक एक सीट के चुनाव में नहीं पता चलता है आमतौर पर, और लोग देर से डिसाइड भी करते हैं, बहुत लोग अनडिसाइडेड रहते हैं, वोटिंग परसेंटेज कम होता है, ये सब चीजें हैं। लेकिन जहानाबाद लोकसभा चुनाव के हिसाब से हम बेलागंज विधानसभा चुनाव को देख रहे हैं, और ये तय मानिए कि जहानाबाद लोकसभा चुनाव में जेडीयू का जो कोर वोट था वो टूट गया था, और वो कोर वोट भूमिहार का वोट टूटा था, और एक सैद्धांतिक बात पर टूटा था कि आपने हमारे कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया, हमारी जाति के आदमी को, जबकि पिछली बार हमने मदद की थी और ये वादा किया गया था कि अगली बार भूमिहार लड़ाएंगे, लेकिन आपने नहीं दिया। इस नाराजगी में भूमिहारों ने साथ छोड़ा। उस समय भी जेडीयू के तमाम दिग्गज, ज्ञानेश्वर जी बैठे हुए थे वहां, ललन सिंह भी गए थे, पूरी ताकत लगाई थी, अशोक चौधरी ने तो लगातार वहां मेहनत की थी, सब लोग गए थे, विजय चौधरी भी गए थे, तमाम लोग गए थे, लेकिन भूमिहार साथ में नहीं जुड़े थे। तो अब क्या कारण है कि भूमिहार जुड़ जाएंगे? अगर जेडीयू से कोई नाराजगी है तो क्या वो नाराजगी दूर हो गई है? जेडीयू की तरफ से ऐसा कोई एफर्ट किया गया है, कोई प्रयास किया गया उस नाराजगी को दूर करने का, या उल्टे नाराजगी बढ़ गई है अशोक चौधरी के पिछले भाषण के बाद? और प्रशांत किशोर ने पिछले दिनों भूमिहारों की एक बड़ी बैठक की, सीक्रेट बैठक की, जिसमें मोबाइल ले जाने की भी अनुमति नहीं थी, और वहां इस बात का खतरा दिखा दिया गया कि यदि सावधान नहीं होइएगा तो आधा जो है वो बिहार सरकार, ये बात कह रहे हैं लोग, ये लोग कह रहे हैं उसी बात को। देखिए, प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी ताकत, हम हमेशा ये कहते हैं कि जन भावना को पहचानने की जो उनकी शक्ति है, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग